राधे राधे। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन दोस्तों आपके लिए बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि 2022 का पेपर दोस्तों मनु स्मृति पर आधारित पेपर लेकर आया है दोस्तों। हम प्रश्न देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कह देता हूं कि आप इस पेपर को मॉडल पेपर के रूप में ले और प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर करें दोस्तों और क्लास को पूरी देखें दोस्तों। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न यह है कि एक शिक्षक का निजी जीवन दोस्तों, जो एक शिक्षक का निजी जीवन है वो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, गंभीर और दिखावा पूर्ण होना चाहिए दोस्तों। तो जो एक शिक्षक का निजी जीवन है दोस्तों वो निजी जीवन पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। किसकी दोस्तों? पद की जो गरिमा है उसके अनुसार होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक। अगला हमारा प्रश्न है कि मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन के मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रार्थनाचार्य से, विद्यार्थियों से या अभिभावकों की उदासीनता से दोस्तों। तो मुझे जो सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है वो होती है कि जो जीवन का मूल्य है दोस्तों, इस जीवन के मूल्य में क्या हो दोस्तों? गिरावट हो। जब जीवन के मूल्य में गिरावट होती है तब मुझे क्या है? सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प एक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आजकल के जो आवासीय स्कूल है उन्हीं की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे दोस्तों। तो आवासीय स्कूल है दोस्तों, तो आवासीय स्कूल के अंदर क्या है? एक बालक वहां रह कर पढ़ता है। इसी तरह जो भारतीय पद्धति के अंदर स्कूल थे दोस्तों, तो वो स्कूल कौन से थे भारतीय पद्धति के अंदर दोस्तों? तो जो स्कूल थे वो थे गुरुकुल। कौन से थे दोस्तों? गुरुकुल थे। गुरुकुल आपके दोस्तों विकल्प नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि गुरुकुल 4th नंबर में है। तो 4th आपका क्या है दोस्तों? सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित दंड पर्याप्त होगा दोस्तों। जो 3 वर्ष का बालक है उसके लिए कौन सा दंड पर्याप्त होगा यह हमें उत्तर में बताना है दोस्तों। उसे दंड का भय प्रदान करना, उसे पिता का भय दिखाना, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना, शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना दोस्तों। तो उसका सही उत्तर है इस प्रश्न का कि उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना। विकल्प तीसरा क्या है दोस्तों? सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा, विकल्प देखना, पर कोई व्यय नहीं होता, बहुत महंगी पड़ती है, देने वाले शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है दोस्तों। यदि आप शिक्षा है जो खेल विधि से देते हो तो खेल विधि से शिक्षा देने पर क्या है दोस्तों? वो पर्यावरण का क्या है दोस्तों? भाग बन जाती है। किसका? इस पर्यावरण का भाग बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो विकल्प 4th 4था नंबर का सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? तो जो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग है दोस्तों, इस आयु वर्ग को निरक्षर से साक्षर बनाने के लिए, किसको दोस्तों? निरक्षर से साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्या नाम है दोस्तों? राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन कार्यक्रम है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन कार्यक्रम है दोस्तों। ठीक है, ये आपके विकल्प नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो है दोस्तों 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो विकल्प 3 के अंदर दे रखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए दोस्तों? विकल्प 1 देखिए, कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए, बच्चों व अभिभावकों को वरीयता दी जानी चाहिए, अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए दोस्तों। तो विद्यालय विकास के लिए मैं बताऊं दोस्तों, तो विद्यालय विकास के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो जो विद्यालय विकास के लिए कदम उठाना चाहिए वो कदम यह उठाना चाहिए कि जो प्राचार्य है वो एक तो अच्छे प्राचार्य होने चाहिए और इसी के साथ साथ क्या होने चाहिए दोस्तों? अच्छे शिक्षक होने चाहिए। तो अच्छे प्राचार्य एवं
शिक्षक का क्या है दोस्तों, चयन करना चाहिए। किसका, अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। यदि अच्छे प्राचार्य का चयन किया जाता है तो वो स्कूल का जो विद्यालय का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो अच्छे से संभाल पाता है। और अच्छे शिक्षक का क्या है दोस्तों, चयन किया जाता है तो वो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है, जो निम्न स्तर के बालक है उनको उच्च स्तर की बुद्धि की दोस्तों क्या है, शिक्षा देता है, जिससे बालक उच्च स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर पढ़ाना पसंद करेंगे या शिक्षण करना पसंद करेंगे। अपने गांव के स्कूल में, अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो दोस्तों, तो आप जो शिक्षण कराना पसंद करोगे एक शिक्षक के रूप में दोस्तों, तो वो शिक्षण कहाँ कराना पसंद करोगे दोस्तों, तो जहां पर क्या है दोस्तों, वातावरण किसका दोस्तों, शिक्षण का वातावरण हो। किसका वातावरण हो दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण हो, वहां पर आप शिक्षण का कार्य है वो कार्य क्या है दोस्तों, करना पसंद करोगे। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण का कार्य दोस्तों जहां पर पढ़ने और पढ़ाने का क्या हो दोस्तों, वातावरण हो, वहां पर शिक्षण का कार्य करना आप क्या है दोस्तों, पसंद करोगे। तो विकल्प फोर्थ सही है इसका उत्तर, कि किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण हो दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है दोस्तों। जो आधारभूत शिक्षा है वो उसका अभिप्राय क्या है ये बताना है हमें। पहला न्यूनतम अधिगम, दूसरा किसी भी अधिगम का आधार, तीसरा शिक्षण पद्धति, चौथा घट्य अधिगम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि किसी भी अधिगम का क्या है दोस्तों, आधार है। अगला हमारा प्रश्न है कि टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था दोस्तों। जो टैगोर है वो टैगोर का दोस्तों शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार क्या था दोस्तों, शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार क्या था दोस्तों, तो प्रभावित करने वाला जो विचार था वो विचार ये था कि प्रकृति है वो सबसे अच्छी मित्र है। क्या है दोस्तों, जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी मित्र है। क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी क्या है दोस्तों, मित्र है। प्रकृति है वो सबसे अच्छी मित्र है। तो विकल्प इसका दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है दोस्तों। तो जो 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए शिक्षा का स्तर जो उपयोगी है दोस्तों, वो स्तर उपयोगी वो है दोस्तों कक्षा 6 से 8 का। कौन सा दोस्तों, कक्षा 6 से 8 का स्तर उपयोगी है। और कक्षा 6 से 8 के स्तर को हम कहते हैं उच्चतर प्राथमिक। कौन सा दोस्तों, उच्चतर प्राथमिक स्तर कहते हैं। सिर्फ प्राथमिक कहे तो उसके अंदर कक्षा 1 से 5 आती है, और उच्चतर प्राथमिक के अंदर दोस्तों कक्षा 6 से 8 आती है। इसलिए इसके अंदर कौन सी होगी दोस्तों, कक्षा 6 से 8 उच्चतर प्राथमिक होगी। उच्चतर प्राथमिक स्तर जो विकल्प 2 के अंदर दे रखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था दोस्तों। जो शिक्षण के अंदर अन्वेषण विधि की खोज की थी दोस्तों, शिक्षण के अंदर दोस्तों कौन है, शिक्षण के अंदर अन्वेषण के प्रवर्तक, अन्वेषण के क्या है दोस्तों, प्रवर्तक यानी कि खोजकर्ता कौन है अन्वेषण के। तो अन्वेषण की दोस्तों, अन्वेषण को एक तो खोज भी कहा जाता है। तो इस खोज विधि के अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना। तो जो खोज विधि है दोस्तों, इस खोज विधि का प्रवर्तक या खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो यह है अपने कौन दोस्तों, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है दोस्तों, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है दोस्तों, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों आपके विकल्प 1 के अंदर दे रखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर किया था, तो सबसे पहले किया था दोस्तों टोलस्टॉय में। कहाँ किया था दोस्तों, टोलस्टॉय के अंदर महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का सबसे पहले क्या है दोस्तों, प्रयोग किया था धारणा का। अगला हमारा प्रश्न है कि स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। विद्यार्थी का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति, विद्यार्थी की जाति व धर्म, 1 और 2 दोनों दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है
वो उत्तर है विकल्प फोर्थ। तो विद्यार्थी को कक्षा के अंदर आरक्षण का जो आधार है दोस्तों, वो आधार एक तो विद्यार्थी का क्या होना दोस्तों, अशिक्षित होना, और इसी के साथ ही साथ अशिक्षित के साथ क्या होना दोस्तों, पिछड़ा पारिवारिक परिवेश होना। जो पिछड़ा पारिवारिक परिवेश है वो होना, और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर होना। क्या होना दोस्तों, जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति क्या है दोस्तों, कमजोर होना। ठीक है दोस्तों, यदि यह चीजें है तो उसको क्या है दोस्तों, आरक्षण देना चाहिए बालक को। विद्यालय के अंदर अलग अलग कक्षा में प्रवेश के समय अशिक्षित विद्यार्थी का अशिक्षित होना, विद्यार्थी का पिछड़ा पारिवारिक होना और आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तो विकल्प फोर्थ सही है, ना कि बालक को क्या है जो आरक्षण है वो विद्यार्थी की जाति व धर्म पर नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रिय बनते हैं, इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं, इससे जो प्राचार्य है दोस्तों वो खुश रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, यदि शिक्षक अन्य दायित्व लेता है तो उससे क्या है दोस्तों, नए अनुभव मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, नए अनुभव प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो नए अनुभव है वो प्राप्त होते हैं, जो नए अनुभव है वो क्या होते हैं दोस्तों, प्राप्त होते हैं। तो विकल्प इसका तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो त्रिभाषा है, इस त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है दोस्तों। तो त्रिभाषा का फॉर्मूला का अर्थ क्या है, तो इसके अंदर दोस्तों वह राष्ट्र जिसमें 3 भाषाओं का क्या है दोस्तों प्रयोग किया जाता है वो होती है त्रिभाषा। अब हम हमारे भारत की बात करूं तो भारत के अंदर 3 भाषाओं का फॉर्मूला कौन सा है, तो यह बताना है दोस्तों हमारे भारत के अंदर दोस्तों। तो भारत के अंदर दोस्तों जो त्रिभाषा का फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, यह बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि सर इसका सही जवाब यह है दोस्तों। तो त्रिभाषा के बारे में मैं आपको बताऊं तो त्रिभाषा के अंदर दोस्तों एक तो आती है मातृभाषा। क्या आती है दोस्तों, मातृभाषा, यानी कि जो बालक अपनी मातृभाषा बोलता है, जो माँ से सीखता है, वो आती है। इसी मातृभाषा को दोस्तों एक कहते हैं प्रादेशिक भाषा। क्या कहते हैं दोस्तों, जो प्रादेशिक भाषा है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा हो या प्रादेशिक भाषा एक ही है। मातृभाषा बालक जिस क्षेत्र में रहता है, उस भाषा जिस क्षेत्र में रहता है और जहां से बोलना सीखा है उस भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा। और प्रादेशिक भाषा भी उसे ही कहा जाता है जहां पर क्या है बालक रहता है और सीखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम मातृभाषा के बाद दोस्तों राजभाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, राजभाषा। इस राजभाषा को कार्यालय की भाषा भी कहा जाता है। किसकी भाषा दोस्तों, कार्यालय की भाषा भी कहा जाता है राजभाषा को। ठीक है, अब हम तीसरी बात करूं तो दोस्तों तीसरी भाषा हमारे भारत के अंदर जो चलती है वो भाषा चलती है अंग्रेजी। कौन सी दोस्तों, अंग्रेजी भाषा चलती है। ठीक है दोस्तों, चलनी तो चाहिए थी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत की मात्र एक राजभाषा है और तीसरी भाषा अंग्रेजी भाषा है। तो अब इसके अनुसार उत्तर देखिए, तो जो विकल्प है दोस्तों वो विकल्प कौन सा सही है वो देखना दोस्तों। तीसरा विकल्प देखिए, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोस्तों। तो हमारे जो राजभाषा है दोस्तों वो कौन सी भाषा है, संघीय भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों, संघीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, ये संघीय भाषा है और मातृभाषा प्रादेशिक है और ये तीसरी हमारी अंग्रेजी भाषा है। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यदि आपके घर वाले को आपका जो शिक्षक है बनना पसंद नहीं है तो आप उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर यह है कि शिक्षक कार्य के पक्ष में आप क्या देंगे दोस्तों, दलील देंगे। क्या देंगे, पक्ष में दलील देंगे। जो शिक्षक कार्य है दोस्तों उस कार्य के पक्ष में आप क्या है, दलील देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है दोस्तों। जो सार्थक सृजनात्मक क्रिया है वो क्रिया दोस्तों उसे कहा जाता है जो अपना हाथों द्वारा क्या है दोस्तों नवनिर्मित की जाती है। बेसिक यानी कि उसमें कम संसाधनों का प्रयोग करके अपने विचारों के आधार पर उसको क्या है, नया रूप दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके
अंदर कौन कौन से है दोस्तों देखना। एक तो मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई करना, रंग साजी करना। तो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के क्या है दोस्तों, शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो बालक की कौन सा, एक तो शरीर हो गया, एक मन हो गया, और तथा मन तथा आत्मा, यानी कि शरीर के, मन तथा आत्मा के संपूर्ण विकास से है। तो शिक्षा का जो तात्पर्य बताया, शिक्षा का तात्पर्य कि बालक के शरीर, मन तथा आत्मा से क्या है, संपूर्ण विकास है। तो जो ये कथन है दोस्तों, ये कथन किसका है, यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है दोस्तों, यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है दोस्तों, विकल्प तीसरा आपका क्या है दोस्तों, सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए दोस्तों। जो एक शिक्षक संगठन है, उस शिक्षक संगठन का बात करूं दायित्व की, तो जो शिक्षक संगठन है दोस्तों, इस शिक्षक संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए दोस्तों, तो शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए कि जो शिक्षक की समस्या है, उस शिक्षक की समस्या को क्या करना दोस्तों, एक तो दूर करना। पहले तो समस्या को सुनने के बाद उसका कारण का पता करना, कारण का पता करने के बाद दोस्तों क्या करना, उस समस्या का समाधान करना। क्या करना दोस्तों, जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना। क्या करना दोस्तों, समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो उत्तर है दोस्तों कौन सा, बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। विकल्प देखते हुए चलते हैं। सरकार पर दबाव डालना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प फोर्थ। अगला हमारा प्रश्न है कि कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है विद्यार्थी का उद्दंड होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, विद्यार्थियों की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, उपरोक्त सभी। दोस्तों एक शिक्षक है, जो ये शिक्षक क्या करता है, एक विद्यार्थी को क्या है दोस्तों, बार बार प्रयास करता है। क्या करता है, एक शिक्षक है, वो विद्यार्थी के लिए क्या है दोस्तों, बार बार प्रयास करता है ताकि वो क्या है दोस्तों, पास हो जाए या फिर उत्तीर्ण हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, पास हो जाए या फिर उत्तीर्ण हो जाए। इसके लिए शिक्षक बार बार प्रयास करता है, लेकिन जो बालक या जो छात्र है दोस्तों, वो छात्र क्या है, फेल हो जाता है। हर बार क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसका मुख्यतः कारण दोस्तों दो ही हो सकता है। एक तो पहला कारण हो सकता है कि बालक पढ़ना नहीं चाहता है इसलिए ऐसा करता है, या फिर उसके जो अभिभावक है, वो अभिभावक क्या है दोस्तों, उस बालक पर क्या है, ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बालक क्या है दोस्तों, बार बार फेल हो रहा है। तो इसका उत्तर दोस्तों जो है वो विकल्प दूसरा सही है कि अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। अगला हमारा प्रश्न है कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उस पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से दोस्तों क्या होता है, एक तो अध्ययन की आदत विकसित होती है, समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, एक एवं दो दोनों दोस्तों। तो चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो अखबार है, समाचार पत्र है दोस्तों, इनको रोजाना पढ़ने से, लगातार पढ़ने से जो हमारी जो पढ़ने की आदत है, उस आदत में क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, जो हमारी समसामयिक घटना है, जो करंट है दोस्तों, जो करंट का मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो जानकारी है, वो जानकारी भी हमें क्या है दोस्तों, प्राप्त होती रहती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एक एवं दो। एक तो क्या है दोस्तों, अध्ययन की आदत विकसित होती है, दूसरा समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते हैं वह विषय को रोचक बनाता हो, वह उत्तम वक्ता हो, वह केवल दंड देने वाला हो, वह सृजनशील हो। दोस्तों तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए दोस्तों क्या आवश्यक नहीं मानते हम, तो क्या है, वो केवल दंड देने वाला हो। क्या हो दोस्तों, केवल दंड देने वाला हो। ठीक है ना, विकल्प तीसरा सही है, वह केवल दंड देने वाला हो। ठीक है दोस्तों, तीसरा विकल्प आपका क्या है दोस्तों, सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि आपके विचार में जो शिक्षा है, वो शिक्षा क्या है, एक राष्ट्र
राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम, साक्षर बनाने का साधन, मानव का संस्कार रूपी आवरण दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि समाज सुधार का साधन है। एक तो क्या है दोस्तों, समाज सुधार का साधन है, साथ ही साथ क्या है दोस्तों, माध्यम भी है। क्या है दोस्तों, समाज सुधार का साधन एवं क्या है दोस्तों, माध्यम भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दूसरा है दोस्तों। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें दबाकर और अपने दोस्तों को क्या है दोस्तों शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि कहा जाता है कि एक शिशु है जो कोरिक स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों। उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, शिशु अबोध होता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता है, इसे इच्छा अनुसार गढ़ा या बनाया जा सकता है दोस्तों। तो जो शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ होता है कि इसे क्या है दोस्तों इच्छा अनुसार गढ़ा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, इसे इच्छा अनुसार गढ़ा या बनाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, इसे इच्छा अनुसार गढ़ा या बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प 4 सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि जो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है, इस शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है कि खेल बालक के शिक्षण में सहयोगी है, बालक को मनमाने खेल की पूर्ण स्वाधीनता है, बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है, बालक को शिक्षक से प्रेरणा प्राप्त करना है दोस्तों। तो बालक की क्या है दोस्तों, बालक को अपनी जो रुचि है उस रुचि की क्या है दोस्तों अभिव्यक्त करना, रुचि को क्या है दोस्तों अभिव्यक्त करने की क्या है दोस्तों स्वाधीनता है, अभिव्यक्त करने की क्या है दोस्तों बालक को स्वाधीनता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि कक्षा शिक्षण की जो विश्लेषणात्मक विधि है दोस्तों, उस विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों। तो बता देता हूं कि जो विश्लेषणात्मक विधि होती है, इस विश्लेषणात्मक विधि के अंदर दोस्तों जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी यह कार्य करता है कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या है दोस्तों, उस समस्याओं को अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या है दोस्तों हल करता है। क्योंकि जो समस्याएं होती है बालक को समस्या तो पता होती है, लेकिन उस समस्या का समाधान पता नहीं होता है। तो बालक क्या करता है, उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और बांटने के साथ ही क्या है अपने समाधान की ओर बढ़ जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो उत्तर है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। क्या है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा विकल्प आपका क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा हो जाती है। विकल्प देखना, जब शिक्षक विद्यार्थियों की पसंद का न हो, जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए, जब विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए, जब स्कूल का समय विद्यार्थियों के अनुकूल न हो दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प 2 सही है कि जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है दोस्तों। जो बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है वो क्या है, इसमें शिक्षा का आधार अधिक है, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा क्या है दोस्तों विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है प्रधानता दोस्तों, तो विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है, विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है पाठ्य पुस्तक के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा इसका विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत दोस्तों 1978 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल हाँ, अभिभावकों को अपने बच्चों के गृह कार्य में सहयोग देना चाहिए, जिससे क्या है अभिभावक को जो बालक की प्रगति है वो बालक की प्रगति का क्या दोस्तों पता चलता रहता है। क्या रहता है दोस्तों, प्रगति का पता चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे ये बताना है। एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, स्पष्ट मना कर देंगी, तुरंत उनके पास चल देंगी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है पहला कि एक स्लिप पर
परिस्थिति लिखकर भेजेंगी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है दोस्तों। तो जो भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है वो कारण क्या है यह बताना है। अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना, उचित निगरानी का अभाव, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो विकल्प फोर्थ है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। आप यदि सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आपको कह दे कि आप जो है सह शिक्षा स्कूल के अंदर पढ़ाते हो या आप सह शिक्षा प्रदान करते हो दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों आप सभी को क्या है समान रूप से ध्यान दोगे। सभी पर क्या है दोस्तों समान रूप से क्या है ध्यान देंगे, समान रूप से ध्यान देंगे। सभी छात्र पर क्या करेंगे दोस्तों आप समान रूप से ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प देखिए, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक धन देंगे, सभी लड़कियों पर समान रूप से अधिक ध्यान देंगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक कि सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दोस्तों। जो शिक्षक है उसकी दैनिक दिनचर्या का अंग होता है अवकाश के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में क्या है दोस्तों निरंतर नवीन प्रयोग करना, नित्य प्रति वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अनवरत अध्ययन करना। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प 2 एवं 3 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प फोर्थ। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि शिक्षक शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप क्या करेंगे दोस्तों। यदि आप शिक्षिका बन जाती हो और फिर आप आपके समाज में जाते हो और आप आपके समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हो तो उस अवसर पर आप क्या करेंगे दोस्तों, उस अवसर पर आप क्या करेंगी यह बताना है। वहां से हट जाएंगी, यह बताने में संकोच करेगी कि आप एक शिक्षिका है, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप क्या है एक शिक्षिका है, यह कहना चाहेंगी कि आप प्रशासनिक सेवा में है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है कि आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है दोस्तों। तो इसका जो कारण क्या है वो बताना है। पहला विकल्प देखिए, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, तीसरा है सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीनता, चौथा है 1 एवं 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प फोर्थ 1 एवं 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि इस समय जो शिक्षा का विषय है वो क्या है दोस्तों बताना है। किसी भी सूची में नहीं है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है दोस्तों। जो शिक्षा का जो दोस्तों विषय है, इस शिक्षा का विषय की बात करूं दोस्तों तो जो शिक्षा का विषय है दोस्तों, ये शिक्षा का विषय किस सूची के अंदर है दोस्तों। तो शिक्षा का विषय दोस्तों समवर्ती सूची में, किसमें है दोस्तों समवर्ती सूची में है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, जब संविधान का क्या हुआ था दोस्तों निर्माण हुआ था, इस समय दोस्तों शिक्षा को किस में रखा गया था दोस्तों। तो शिक्षा को जो रखा गया था दोस्तों वो राज्य सूची के अंदर रखा गया था। लेकिन अभी जो शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची के अंदर स्थित है। तो जो विकल्प आपका तीसरा है दोस्तों वो विकल्प तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, इससे दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है कि विद्यालय में जो सभी शिक्षक है यदि समय पर आए तो क्या होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो सकेंगे, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास हो सकेगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प 4 सही है कि विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का क्या होगा विकास होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, वो घटक कौन सा है। शिक्षक का है, कक्षा वातावरण का है, विद्यार्थी का है या अधिगम सामग्री का है दोस्तों। तो शिक्षण अधिगम के बारे में बताऊं दोस्तों तो शिक्षण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पढ़ाना। क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षण का अर्थ हम देखते हैं कि पढ़ाना, और अधिगम का अर्थ हम क्या देखते हैं दोस्तों, तो अधिगम का है कि सीखना। क्या है दोस्तों, अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी कि पढ़ाना और सीखना
सीखना और सिखाना का दोस्तों जो प्रक्रिया है सिखाने की और सीखने की, उस प्रक्रिया का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है वो घटक है कक्षा का वातावरण। यदि आप जिस उद्देश्य से कक्षा के अंदर पढ़ाने गए और कक्षा का वातावरण अनुकूल मिला तो आप जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा पाओगे और जो बालक सीखना चाहते हैं वो जल्दी सीख पाएंगे दोस्तों, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो ये कक्षा का वातावरण पर निर्भर करता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो प्राय सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है वो कौन सा काल है? पूर्व किशोरावस्था के लड़कों के संदर्भ में, उत्तर किशोरावस्था के लड़कों के संदर्भ में, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों के संदर्भ में, पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प फोर्थ। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों का जो आपकी दृष्टि है उस दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए दोस्तों। नगर के बाहर, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, घनी कॉलोनियों के बीच में, ताकि स्कूल को अधिक विद्यार्थी मिल सके प्राकृतिक वातावरण में। तो आपकी दृष्टि में दोस्तों जो अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए वो अच्छे स्कूलों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए दोस्तों? तो प्राकृतिक वातावरण के अंदर की जानी चाहिए। कहाँ पर दोस्तों? प्राकृतिक वातावरण में की जानी चाहिए। विकल्प फोर्थ सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके दीजिए। इसमें ट्यूशन आदि के माध्यम से पैसा बहुत है, इसमें अवकाश बहुत मिलते हैं, इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। इसमें काम कम घंटे करना पड़ता है। विकल्प दोस्तों इसका तीसरा सही है कि इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ क्या है, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की जो संभावना है वो संभावना भी बहुत कम रहती है। डीवी के अनुसार शिक्षक एक क्या है दोस्तों? यह बताना है। जो डीवी है मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार जो शिक्षक है वो क्या है दोस्तों? तो इनके अनुसार दोस्तों जो शिक्षक है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या दोस्तों? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। विकल्प फोर्थ सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? जो नर्सरी स्कूल है दोस्तों, इन नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की यह बताना है। तो जो नर्सरी स्कूल है दोस्तों, इन नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी दोस्तों किसने? फ्रोबेल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फ्रोबेल ने की थी। ठीक है दोस्तों, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। फ्रोबेल आपके विकल्प 2 के अंदर दे रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है, इस बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था दोस्तों? तो बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत दोस्तों जो था वो था अल्फ्रेड बिनेट। कौन था दोस्तों? अल्फ्रेड बिनेट था। कौन था दोस्तों? अल्फ्रेड बिनेट था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प दूसरा। अगला हमारा प्रश्न है कि पठन पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए दोस्तों? जो पठन पाठन विधि है, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए दोस्तों? तो सबसे अधिक समय दोस्तों पठन पाठन विधि के जिस चरण पर देना चाहिए वो चरण है दोस्तों कौन सा? प्रस्तुतिकरण पर। कौन सा समय चरण है दोस्तों? तो वो चरण है प्रस्तुतिकरण वाला। कौन सा दोस्तों? प्रस्तुतिकरण वाले चरण पर सबसे अधिक ध्यान या समय देना चाहिए। तो विकल्प आपका तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य के बारे में आगे जानकारी देनी है, वो विकल्प को देखते हुए देंगे। तो विकल्प 1 के अंदर दे रखा है कि बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है दोस्तों। तो जो शिक्षण कार्य है दोस्तों, ये शिक्षण कार्य क्या है? ये शिक्षण कार्य दोस्तों हर व्यक्ति के वश का हर व्यक्ति के क्या है दोस्तों? वश का नहीं है। क्या है दोस्तों? वश का नहीं है। यानी कि शिक्षण कार्य करवाना या करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है दोस्तों? वश का नहीं है। विकल्प 4 सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है दोस्तों। तो जो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है,
इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि सर इसका सही उत्तर यह है। सांप्रदायिक द्वेष के कारण, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, जातीय विभेद के कारण, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दूसरा कि धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक आचार संहिता है। विकल्प देखिए, शिक्षकों की नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, शिक्षण कार्यों का सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इस प्रश्न का दोस्तों आप क्या है उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताइए कि इसका उत्तर कौन सा सही है दोस्तों यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। दोस्तों यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, इंस्टाग्राम की और साथ ही साथ फेसबुक की लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।